नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम एलएलबी द्वितीय वर्ष के विषय कंपनी विधि, कंपनी का निगमन के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी विधि में कैसे एक कंपनी का निगमन होता है उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात होती है कि कंपनी का निगमन होता क्या है। निगमन का मतलब होता है कि कंपनी का पंजीकरण या उसका रजिस्ट्रेशन, या ऐसे मानिए कि एक तरह से कंपनी को एक विधिक अस्तित्व मिलना ही एक तरह से कंपनी का निगमन कहलाता है। कंपनी अपना विधिक व्यक्तित्व निगमन या सम्मालन के पश्चात प्राप्त करती है। यानी एक कंपनी अपना विधिक अस्तित्व तभी प्राप्त करती है जब उसका निगमन हो जाता है, जब उसका पंजीयन हो जाता है या उसका सम्मालन हो जाता है। कंपनी का निगमन उसके निर्माण का द्वितीय चरण होता है। कंपनी का निगमन होते ही उसे अपने सदस्यों से पृथक एवं चिरस्थायी विधिक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। यानी कि जैसे ही कंपनी का निगमन हो जाता है, कंपनी अपने सदस्यों से एक पृथक अस्तित्व प्राप्त कर लेती है। यानी कि एक विधिक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है उसको कि कंपनी अलग होगी और उसके सदस्य हैं वो अलग होंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 33 के अनुसार निगमन करने के लिए प्रत्येक कंपनी को अपनी संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन भेजकर निर्धारित कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक होता है। केवल कंपनी शब्द जोड़ने से कंपनी का निगमन हुआ नहीं माना जाता है। निगमन के लिए आवेदन भेजते समय निम्नलिखित दस्तावेजों को भेजना अनिवार्य है। यानी ये जरूरी नहीं कि केवल किसी नाम के आगे, यानी किसी कंपनी के नाम किसी भी कोई भी नाम है उसके आगे कंपनी लगाते ही वो कंपनी बन जाती है, ऐसा नहीं होता। यानी निगमन के लिए उसे रजिस्टर्ड कार्यालय में, जो कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय है जहाँ पर कंपनी का पंजीयन होता है, वहाँ पर उसे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो भेजने आवश्यक होते हैं। और उन दस्तावेजों को देखने के बाद में ही जो कंपनी का रजिस्ट्रार है वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है, कंपनी का निगमन करता है। वो जो औपचारिकताएं हैं वो औपचारिकताएं पूरी करनी आवश्यक होती है। तो अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज हैं जिनको भेजना आवश्यक होता है। यानी वो दस्तावेज जो कंपनी के पंजीकरण के लिए या कंपनी के निगमन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, जिनको भेजने के बिना कंपनी का पंजीकरण नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो कंपनी का जो दस्तावेज है वो है सीमा नियम। सीमा नियम का मतलब है कि कंपनी का बाहरी रूप, कि कंपनी है क्या, कि कंपनी के अंदर क्या चीज़ है, कहाँ पर वह कंपनी का निर्माण हुआ है, कहाँ वह रहती है और क्या उसके उद्देश्य होते हैं, कौन उसके सदस्य होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए वो है सीमा नियम, जिसको अपन आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। तो इसमें क्या है, कंपनी के निगमन के लिए यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसके बिना किसी कंपनी का निगमन नहीं हो सकता। यह कंपनी का चार्टर होता है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उसके अधिकारों को निर्धारित करता है। इसमें कुछ आधारभूत बातें होती हैं और उन्हीं के आधार पर कंपनी को निगमन की अनुमति दी जाती है, जैसे कंपनी का नाम, सदस्यों का नाम, उद्देश्य, अंश पूंजी आदि। यानी कंपनी के निगमन के लिए ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसके बिना किसी भी प्रकार से कोई भी कंपनी का है वो निगमन नहीं हो सकता है। इसमें कुछ आधारभूत चीज़ें होती हैं, यानी इसी के अंतर्गत कंपनी अधिनियम में कंपनी के कुछ अधिकार निर्धारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि कंपनी का नाम क्या होगा, कौन कौन उसके सदस्य होंगे और उन सदस्यों का नाम क्या होगा, उसके पता क्या होंगे तथा उसका उद्देश्य क्या होगा, साथ में कितनी अंश पूंजी कंपनी की होगी, ये भी इसमें वर्णित होता है। तथा सीमा नियम के साथ ही जब अपन कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं तो उसमें उतने मूल्य के स्टाम्प भी लगे होने चाहिए जितने संबंधित राज्य जहाँ कंपनी निगमित की जा रही है निर्धारित किए। यानी कि कुछ कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ निर्धारित फीस होती है, वो फीस भी जमा की जानी आवश्यक है। वो भी जो निर्धारित की गई है वो फीस अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग होती है, तो वो भी इसमें सीमा नियम के साथ में जमा करवानी पड़ती है। यानी सीमा नियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो कंपनी के निगमन के लिए आवश्यक होता है। दूसरा जो इसका दस्तावेज है वो है आपका अंतर्नियम। अंतर्नियम का मतलब है कि कौन कौन सी कंपनी के क्या
अधिकार हैं, क्या उसमें नियम बने गए हैं, क्या उपनियम बने गए हैं, उनके बारे में जो निर्धारण होता है वो अंतर्नियमों के अंतर्गत होता है। कंपनी के निर्माण के लिए प्रवर्तकों द्वारा तैयार किया जाने वाला यह दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें कंपनी की आंतरिक व्यवस्था, यानी कंपनी के अंदर क्या क्या व्यवस्था चल रही है, अर्थात कारोबार संचालन हेतु शासन व्यवस्था के नियमों व उपनियमों का उल्लेख होता है। इसमें कि कौन कौन से क्या नियम बने हुए हैं, क्या नियम बने हुए हैं तथा क्या उपनियम बने हुए हैं, कैसे जो सीमा नियम में जो उद्देश्य दिए गए हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति की जानी आवश्यक है। यह नियम कंपनी के सीमा नियम में दिए गए उद्देश्यों एवं कार्यों की पूर्ति के लिए कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। यानी ये जो नियम बनाए जाते हैं वो कंपनी के जो सीमा नियम होते हैं उनमें जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही कंपनी के लिए नियम और उपनियम विहित किए गए हैं। अब आती है इसमें बात कि अनसीमित जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें निगमन के लिए आवेदन पत्र के साथ में अंतर्नियमों की रजिस्ट्री करवाना आवश्यक न होकर ऐच्छिक होता है। यानी जो अनसीमित पब्लिक कंपनी होती है, जो अनसीमित पब्लिक कंपनी होती है उसमें ये आवश्यक नहीं है कि अंतर्नियमों का पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। यानी कि ऐसा जो पंजीकरण है वो आवश्यक न होकर ऐच्छिक होता है। यानी यदि ऐसी कंपनी अपने अंतर्नियमों का पंजीयन नहीं करवाती है तो कंपनी अधिनियम की जो प्रथम अनुसूची है उसके अंतर्गत जो अंतर्नियम होते हैं वही अंतर्नियम मान लिए जाते हैं। यानी बिना अंतर्नियमों के रजिस्टर्ड भी कंपनी है उसका पंजीकरण अंतर्नियमों में हो सकता है। यानी जो ऐसा अगर कोई कंपनी भेजी जाती है जिसमें अंतर्नियमों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसे बिना अंतर्नियमों के रजिस्टर्ड भी लिखना आवश्यक होगा। अगला जो इसमें कुछ एक जो है वो है आपके निगमित की जाने वाली कंपनी के प्रस्तावित नाम के संबंध में घोषणा। यानी कि जो कंपनी निगमित की जा रही है, जिसका पंजीकरण किया जा रहा है, उस कंपनी का क्या नाम होगा उसके बारे में भी कुछ घोषणाएं की जानी आवश्यक होती हैं। यानी कंपनी के प्रवर्तकों को इस बात की घोषणा करनी होती है कि कंपनी का नाम एवं निगमित कंपनी से किसी भी जो निगमित कंपनी है उससे मिलता जुलता नहीं है, ऐसा घोषणा पत्र 2 प्रतियों में कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ पर भेजना पड़ता है। यानी ऐसा जो भी प्रवर्तक होगा, जो भी कंपनी का प्रवर्तक होगा, उसे ये निश्चित करना होगा कि कंपनी जो बनाई जा रही है उससे संबंधित ऐसी कोई दूसरी कंपनी नहीं है। रजिस्टर्ड कार्यालय का पता, यानी जो कंपनी का जो कार्यालय है उसका पता भी रजिस्ट्रार के यहाँ पर जो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन का जो आवेदन पत्र है उसमें ये भेजना पड़ेगा कि कंपनी का ये रजिस्टर्ड कार्यालय है। यानी कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान के बारे में भी नोटिस दिया जाता है जिसमें कंपनी का पूरा पता तथा जिले का नाम होगा जिसमें वह स्थित है। अगला जो इसका पॉइंट है वो निदेशकों के विषय में जानकारी, यानी जो भी आवेदन किया जाएगा उस आवेदन में निदेशकों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यानी ऐसे सभी दस्तावेज जिनमें निदेशकों की नियुक्ति के बारे में जानकारी है तथा प्रत्येक निदेशक के नाम, हस्ताक्षर व पता भी इसमें सम्मिलित होता है। अंतिम है वो है एक घोषणा पत्र दिया जाएगा जो कंपनी के अंदर जो प्रोफेशनल्स जो लोग होंगे, जैसे सीए है, एडवोकेट्स है, अन्य जो भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों द्वारा एक घोषणा पत्र दिया जाएगा। यानी कंपनी के निर्माण की जानकारी रखने वाले उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, अटॉर्नी या अभिवक्ता जो उच्च न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सक्षम हो अथवा चार्टेड अकाउंटेंट जो भारतवर्ष में व्यवसाय करता हो के द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का घोषणा पत्र की कंपनी के निगमन की सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली। यानी ऐसा एक घोषणा पत्र भी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा कि जो भी औपचारिकताएँ हैं कंपनी की वो औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गई हैं। इस प्रकार सभी दस्तावेजों के साथ यहाँ कंपनी के रजिस्ट्रार के पास निर्धारित पंजीयन शुल्क के साथ में इसको जमा करवाया जाता है और उसके बाद में जैसे ही वो अपना जो पंजीयन है वो जैसे ही दस्तावेज देख लेता है उसके बाद में कंपनी का रजिस्ट्रार है वो कंपनी का पंजीयन कर सकता है। अब आता है निगमन का प्रमाण पत्र। जैसे ही कंपनी रजिस्ट्रार को ये महसूस होता है कि सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है तो उसके पश्चात रजिस्ट्रार है वो एक निगमन का प्रमाण पत्र है वो कंपनी को देता है। यानी कंपनी के निगमन से संबंधित सभी दस्तावेज रजिस्ट्रार को भेजने के पश्चात कंपनी रजिस्ट्रार संबंधित कंपनी को इस आशय का प्रमाण पत्र देगा कि कंपनी का निगमन हो चुका है। इसे निगमन का प्रमाण पत्र कहते हैं। इसके ऊपर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर तथा उसके कार्यालय की मुद्रा अंकित होना आवश्यक होता है। यानी जो भी दस्तावेज दिया जाएगा, जो भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उस प्रमाण पत्र पर
कार्यालय की मुद्रा और जो रजिस्ट्रार है उसके सिग्नेचर होने आवश्यक हैं। फिर आता है अंतिम है कंपनी द्वारा व्यापार का प्रारंभ। कोई भी प्राइवेट कंपनी है जैसे ही उसे निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, यानी प्रत्येक प्राइवेट कंपनी निगमन की तिथि से ही व्यापार प्रारंभ कर सकती है, परंतु पब्लिक कंपनी निगमन हो जाने के पश्चात भी अनुमति पत्र प्राप्त किए बिना व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती। यानी कंपनी के निगमन होने के पश्चात जो पब्लिक कंपनी होती है उसे एक व्यापार प्रारंभ करने के लिए अनुमति का प्रमाण पत्र भी लेना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से कंपनी का निगमन हो जाता है। आगे की क्लास में आगे के जो भी वीडियो होंगे उसमें अपन कंपनी के बारे में और भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।